नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स विद मयंक। हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी जहाँ पर हम बात कर रहे थे इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स की, मतलब भारतीय आर्थिक विचारक। तो उसमें हमने सबसे पहले महात्मा गांधी, फिर दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं राम मनोहर लोहिया। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो आप नीचे देख सकते हैं, लिंक में आपको मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं राम मनोहर लोहिया जी के बारे में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है ना, एक ऐसे नेता थे जिन्होंने आजादी के बाद भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है इंडियन के फ्रीडम मूवमेंट के एक फियरलेस लीडर और सोशलिस्ट थिंकर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि समाज को बदलने की भी कोशिश की। उन्होंने कास्ट सिस्टम हो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो, सामाजिक असमानता हो, चाहे लैंग्वेज डिनोमिनेशन डोमिनेशन हो, इनके इनके खिलाफ खूब खुलकर आवाज उठाई। और उन्होंने दो सिद्धांत भी दिए जो बहुत ही फेमस हैं, एक सप्त क्रांति सिद्धांत और एक चौखंबा सिद्धांत। इन्होंने इन सिद्धांत से हमको ये दर्शाया कि ये जो बॉटम लेवल है वो हमारे डेमोक्रेसी की जड़ होती है, तो उसको मजबूत कैसे किया जाए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के सिद्धांत हैं ये। और और इन्होंने बताया कि इनका जो विजन था उसमें हमको देखने को मिलता है कि इन्होंने जो है बैकवर्ड क्लासेस, चाहे महिलाएं हों या वर्कर्स के एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने खूब काम किया और इसमें इनका योगदान रहा। आज हम अगर इनकी बायोग्राफी के बारे में बात करें या इनका जीवन परिचय देखें तो उसमें हम ये देखते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के अकबरपुर में हुआ था, जो कि वर्तमान में अयोध्या के पास पड़ता है। बचपन से ही उनके अंदर जो है देश के प्रति गहरा प्रेम और अन्याय के खिलाफ सवाल उठाने की प्रवृत्ति थी। उन्होंने 1929 में कलकत्ता से ग्रेजुएशन पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो जर्मनी गए। 1932 में बर्लिन की हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी प्राप्त की। तभी से जो है इनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाना शुरू हुआ। इनकी जो देहांत है इनका, वो 12 अक्टूबर 1967 को ही हो गया था। अब अगर हम उनकी सोच को समझें तो उन पर मार्क्स की क्रांतिकारी चेतना और गांधी जी की अहिंसा दोनों का ही प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन लोहिया जी ने कभी भी आंख बंद करके किसी भी विचारधारा पर भरोसा नहीं किया, बल्कि वो अपनाया जो उनको भारत के कल्चर और डेमोग्राफिक के हिसाब से ठीक लगा। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो गरीबों, पिछड़ों और वंचित वर्गों को मजबूत बनाता है और उनकी आवाज बनता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो देश आजादी के बाद उन्होंने देखा कि जो देश का किसान है वह आज भी परेशान है। इसलिए उन्होंने हिंद किसान पंचायत बनाई, जिससे कि किसानों को अपना हक मिल सके। लेकिन उनका यह संघर्ष सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं था। 1963 में वो फर्रुखाबाद से चुनाव जीतकर जब लोकसभा पहुंचे तो उनकी धारदार बातों ने पार्लियामेंट में बैठी सरकार की नींद ही उड़ा दी। वो जानते थे कि देश तभी बदलेगा जब समाज बदलेगा, इसलिए उन्होंने 3 बड़े आंदोलन शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने जाति तोड़ो आंदोलन का नारा दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जातिवाद जो है हमारे देश के लिए एक दीवार की तरह है और यह एक ऐसा दिमक है जो हमारे देश को अंदर से खोखला करता जा रहा है, तो इसको हटाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उसके लिए उन्होंने यह आंदोलन लड़ा। उसके बाद उन्होंने एक और आंदोलन स्टार्ट किया जो कि किसानों के हक में था, जिसका नाम था दाम बांधो आंदोलन। यह उन्होंने इसलिए शुरू किया जिससे कि किसानों की फसल का सही दाम मिले और आम आदमी को महंगाई से राहत मिले। इसके बाद उन्होंने एक और आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था हिंदू आंदोलन। इस पर जोर दिया जिससे कि देश का काम जो है वह अपनी भाषा में हो, किसी विदेशी भाषा के सहारे नहीं। इन्होंने अंग्रेजी का विरोध किया और यह बताया कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो हमारे देश की भाषाओं से होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यह आंदोलन लड़ा। पर उनकी यह सोच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। उनके जो विचार हैं वो भारत तक सीमित नहीं थे, वो पूरे एशिया के गरीबों को एक साथ लाना चाहते थे। और इसी कोशिश का नतीजा था 1953 में रंगून में हुई एशियन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। तो सही मायनों में हम देखते हैं कि डॉक्टर लोहिया एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सड़क से लेकर संसद तक और भारत से लेकर पूरे विश्व तक हमेशा इंसाफ और बराबरी की बात की है। अब अगर हम इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो यह एक बहुत अच्छे विचारक और एक बहुत अच्छे राइटर भी थे। तो जिनकी कलम की धार जो है, उनकी बातों जितनी ही तेज थी, उनकी राइटिंग्स में पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स का एक गहरा एनालिसिस हमको देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी किताब भारत विभाजन का गुनहगार में देश को बंटवारे के लिए जिम्मेदार ताकतों पर सीधा सवाल उठाया।
तो वहीं दूसरी किताब हिंदू बनाम हिंदू के जरिए समाज के अंदर छुपे जातिवाद और आपसी टकराव को एक्सपोज किया। उन्होंने बताया कि जातिवाद हमारे देश को किस तरीके से खोखला कर रहा है और जो विभाजन है वह उनके लिए कौन जिम्मेदार है। इसके अलावा उन्होंने इतिहास चक्र और भारत के शासक जैसी किताबों में यह समझाया कि सत्ता और आम आदमी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। और एक और बेहतरीन किताब जिसका नाम है अर्थशास्त्र मार्क्स से आगे, इसमें उन्होंने मार्क्सिज्म से ऊपर उठकर एक देसी सोशलिस्ट अप्रोच दुनिया के सामने रखी। इन्हीं के साथ साथ उन्होंने एक और किताब लिखी जिसका नाम है समता और संपन्नता और भारत माता धरती माता। इन रचनाओं में यह बताया गया कि बराबरी और ह्यूमन वैल्यूज कितना महत्वपूर्ण होते हैं एक देश के लिए, एक आम व्यक्ति के जीवन के लिए। और बाकी भी लिखी हुई हैं जैसे गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और बाकी जो किताबें सामने हम स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। समाचार पत्र की बात करें तो इसमें हमको दो देखते हैं, इंग्लिश में हमको एक मैनकाइंड देखने को मिलता है और हिंदी में हमको देखने को मिलता है जन। इन मैगजीन्स से इन्होंने देश को जगाने का प्रयास किया। डॉक्टर लोहिया का लिखा हुआ हर एक शब्द आज भी हमें सवाल करने, सोचने और सामाजिक न्याय के लिए लड़ना सिखाता है। इसलिए हमें इनके विचारों को अत्यधिक महत्व देना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें इनके आर्थिक विचार जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लिए, तो आर्थिक विचारों में हम देखें तो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, वो इनका एक फेमस सिद्धांत था 1 रुपया बनाम 25 रुपए का सिद्धांत, जिसमें उनका कहना था कि जब इनकम और वेल्थ का गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सोसाइटी में जो इनजस्टिस और एक्सप्लॉइटेशन है वह बढ़ने लगती है। और जैसे ही ये एक्सप्लॉइटेशन बढ़ती है तो जो एक टकरार जो है गरीब और अमीर वर्ग के बीच में हमको देखने को मिलती है और समाज जो है वह खतरे की ओर चलता चला जाता है। लोहिया मानते थे कि एक्सट्रीम इनइक्वालिटी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, तो अगर हमको डेमोक्रेसी सही करना है तो उसके लिए हमको इनइक्वालिटी को खत्म करना पड़ेगा। लोहिया जी ने दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने ये कहा कि जो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के वो बहुत बड़े सपोर्टर थे। उनका फोकस था कि इकोनॉमिक पावर सिर्फ सेंटर या बिग सिटीज तक सीमित ना रहे बल्कि ग्राम रूट तक पहुंचे। इसी वजह से वो पंचायती राज सिस्टम को इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का आधार मानते थे। मतलब डेमोक्रेसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमारे यहाँ जो अप्रोच है वो बॉटम टू अप अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात अगर हम देखें तो वो एक सोशलिस्ट अप्रोच रखा करते थे। मतलब वो ना पूरी तरीके से पूंजीवाद से खुश थे या कैपिटलिज्म के सपोर्टर थे, ना ही कंप्लीटली कम्युनिज्म के सपोर्टर थे। उनका एक बीच में ही कहीं उनका एक रहता है। वो ये मानते थे कि हमारी देश को जो है ना मिक्स्ड इकोनॉमी की जरूरत है, जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही एक साथ मिलकर काम करें, तभी जाके हमारा देश जो है तरक्की और ग्रोथ कर पाएगा। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्वदेशी प्रोडक्शन या स्वदेशी उत्पादन या आत्मनिर्भरता के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। उनका मानना था कि जो फॉरेन गुड्स पर डिपेंडेंसी इंडिया की इकोनॉमी को कमजोर बनाती है, इसलिए उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बॉयकॉट और स्वदेशी प्रोडक्शन पर जोर दिया। साथ ही वो जो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके एक्सपेंशन के भी वो पक्षधर थे, क्योंकि ना सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है बल्कि लोकल इकोनॉमी को भी मजबूत करती है। तो इन्होंने फोकस किया कि हमको स्वदेशी उत्पादन करना चाहिए और हमें देश को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और उन्हीं के सिद्धांत हमको आज भी देखने को मिलते हैं, तो रिलेवेंट भी बहुत है। तो अगला अगर देखें तो वो है राइट ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स, श्रमिकों और किसानों के अधिकार। वर्कर्स और फार्मर्स के राइट्स लोहिया के इकोनॉमिक थॉट का एक इंपॉर्टेंट पिलर थे। उन्होंने मिनिमम वेजेस, सोशल सिक्योरिटी और सेफ वर्किंग कंडीशंस की डिमांड रखी। साथ ही उन्होंने लेबर मूवमेंट्स और स्ट्राइक्स को वर्कर्स के लेजिटिमेट राइट्स के रूप में सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि यार कि हमारे देश में जो है एक मिनिमम वेजेस होनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा मतलब पेंशन की योजना, जिससे कि भविष्य में एक व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसको प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। वर्किंग कंडीशंस, बेहतर वर्किंग कंडीशंस उनको मिलनी चाहिए। उसी के बाद अगर हम देखें अगला पॉइंट है भूमि सुधार और कृषि विकास। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करी। उनका मानना था कि जब तक किसान को अपनी जमीन पर हक नहीं मिलेगा ना, तब तक सही मायनों में डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है।
इसीलिए उन्होंने जमींदारी सिस्टम को कंप्लीट खत्म करने की बात कही और उन्होंने यह बोला कि भारत जो है एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में जो है एग्रीकल्चर या कृषि का विकास होना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने जो है उन्होंने जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लिमिट लगाने की भी बात कही। ठीक है, वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां वेल्थ पर किसी एक का कब्जा ना हो। वो कहते थे कि जो पूंजीपति हैं या कैपिटलिस्ट हैं उनके द्वारा बेहिसाब संपत्ति जमा की जाती है, तो उस पर रोक लगनी चाहिए और एक लिमिटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट नाम का एक कानून आना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति के पास क्या रहे, एक लिमिटेड मैक्सिमम प्रॉपर्टी हो कि भैया इससे ज्यादा प्रॉपर्टी कोई नहीं रख सकता है, जिससे कि अमीर और गरीब की जो खाई है वह भरी जा सके और इन दोनों के बीच में जो है वो गैप जो है वह कम हो सके। उनकी ये सोच सिर्फ भारत तक नहीं पूरी दुनिया तक लागू थी। वही ये केवल अकेले भारत के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए सोचा करते थे। वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलने वाले लोहिया जी एक वर्ल्ड गवर्नमेंट और ग्लोबल जस्टिस के पक्षधर थे, जो यूएन और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाओं में सुधार चाहते थे ताकि दुनिया से गरीबी मिटे। इसी के साथ उन्होंने एक टोटल एफिशिएंसी यानी संपूर्ण दक्षता का भी सिद्धांत दिया, जिसका मतलब था कि किसी देश की तरक्की सिर्फ पैसों या जीडीपी से नहीं होती, बल्कि वहां के सामाजिक, राजनीतिक और मोरल डेवलपमेंट से नापी जानी चाहिए कि वहां की समाज कितना विकसित हो गया है, वहां के लोग कितने खुश हैं। इस तरीके से जांचा जाना चाहिए, ना कि अकेले जीडीपी से। नंबर्स एक समाज की डेवलपमेंट को नहीं दर्शा सकते, ऐसा उनका मानना था। इसके बाद अगर हम देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जो था क्या, चौखंबा राज्य की अवधारणा। अब ये चौखंबा राज्य क्या था? चौखंबा राज्य का कॉन्सेप्ट जो है लोहिया जी के पॉलिटिकल थॉट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। उनका मानना था कि पावर का एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी को केवल वीक ही बनाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने फोर पिलर स्टेट की बात की। फोर पिलर स्टेट मतलब चौखंबा राज्य। ठीक है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन अगर जब होगा इसका मतलब यह है कि सारी की सारी पावर जो है वो केंद्र के पास चली जाएगी, और जब केंद्र के पास सारी पावर जाएगी तो लोकल प्रॉब्लम्स जो हैं वह सॉल्व नहीं हो पाएंगी। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि जो हमारी गवर्नेंस है वो चार तरीके से होनी चाहिए, एक सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर और गांव के लेवल पर। तो उसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि फोर पिलर स्टेट में चौखंबा राज्य का जो कॉन्सेप्ट था, जिसका बेसिक आइडिया था कि पावर को ऊपर से नीचे तक मतलब डिवाइड करना, ताकि गवर्नेंस ज्यादा डेमोक्रेटिक और इफेक्टिव बन सके। इस मॉडल में पहला पिलर था क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र। केंद्र का काम सिर्फ नेशनल लेवल पॉलिसीज तक लिमिटेड होना चाहिए, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी या करेंसी से संबंधित, जिससे कि सेंटर का इंटरफेरेंस अन्य चीजों में कम हो। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा पिलर है हमारा क्या, स्टेट गवर्नमेंट, जिससे कि वो और स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा ऑटोनॉमी देना चाहते थे, जिससे कि वह स्वयं से डिसीजन ले सके, स्वायत्तता प्रदान करना चाहते थे। उनका मानना था कि एजुकेशन, हेल्थ या लॉ एंड ऑर्डर जैसे सब्जेक्ट जो है वो स्टेट के कंट्रोल में होने चाहिए, जिससे कि लोकल नीड्स के हिसाब से सही पॉलिसीज बन सकें और हर स्तर पर लोगों की आवाज सुनी जा सके। इसलिए स्टेट लेवल पर गवर्नेंस होना चाहिए। तीसरा जो पिलर है वह है क्या, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जिला प्रशासन। लोहिया जी का मानना था कि किसी भी योजना का असली असर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही दिखता है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ऑफिसर्स के पास इतनी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन पावर होनी चाहिए कि वो ग्राउंड लेवल पर काम कर सकें, ग्राउंड लेवल पर सही तरीके से काम कर सकें। ठीक है, उसके बाद जो चौथा हमको देखने को मिलता है वो क्या है, नगर प्रशासन। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पिलर उन्होंने माना है ग्राम पंचायत या अर्बन लोकल बॉडीज को। इसी को उन्होंने क्या बताया है, इस जो चौखंबा सिद्धांत में जो बेस है या आधार है वो किसको बताया है, ग्राम पंचायत को ही बताया है उन्होंने। ठीक है, उनका विजन था कि गांव और शहर की लोकल सरकार के पास असली ताकत हो, जिससे कि ग्रासरूट डेमोक्रेसी जो है वह मजबूत हो और लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ सके। अंत में कहा जा सकता है, अंत में अगर देखें तो ये कहा जा सकता है कि जो चौखंबा राज्य का सिद्धांत जो है वह बॉटम अप डेमोक्रेसी का मॉडल था, जिसका मोटिव सिर्फ सत्ता चलाना नहीं बल्कि जन भागीदारी,
डिसेंट्रलाइजेशन और सामाजिक न्याय को किताबों से निकालकर हर नागरिक के जीवन की हकीकत बनाना था। ठीक है, तो ये हमारा था चौखंबा सिद्धांत, जहां पर 4 लेवल पर हम गवर्नेंस को देखते हैं। इसके बाद इन्होंने एक और क्रांति थी जिसका नाम था सप्त क्रांति या 7 रेवोल्यूशंस की बात की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति का जो सिद्धांत है इंडियन सोसाइटी में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए किया गया था। वो मानते थे कि सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम ही काफी नहीं है, जब तक सोसाइटी के सामाजिक, आर्थिक और कल्चरल स्ट्रक्चर में सुधार नहीं होगा ना, तब तक डेमोक्रेसी सही मायने में पॉसिबल नहीं हो सकती। वह केवल एक दिखावा होगा। इसलिए उन्होंने सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया, जो सोसाइटी के 7 अलग अलग हिस्सों में क्रांति की आवाज देता है, जिससे कि समानता और न्याय वास्तविक रूप में स्थापित की जा सके। तो सबसे पहली जो क्रांति की बात है वह कहाँ होनी चाहिए? जाति प्रथा और भेदभाव के विरुद्ध क्रांति, मतलब रिवॉल्यूशन अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने साफ कहा कि जातिवाद और ऊंच नीच की व्यवस्था ही सारे सामाजिक अन्याय की जड़ है, और उनका सपना हर किसी के लिए बराबर के अधिकार और सम्मान दिलाना था। वह यही चाहते थे कि समाज जो है वह कैसा हो, वहां पर इक्वेलिटी हो, वह किसी प्रकार का भी न जाति न धर्म किसी भी प्रकार से क्या ना हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी क्रांति थी जेंडर इक्वेलिटी की या स्त्री पुरुष समानता की क्रांति। यानी लोहिया जी महिलाओं को सिर्फ वेलफेयर का हिस्सा नहीं बल्कि समाज का बराबर का पार्टनर मानते थे। उन्होंने हर फील्ड में औरतों के लिए बराबर हक की मांग की और खुलकर कहा कि जब तक महिलाओं को पितृसत्तात्मक ये सिस्टम जो है, जो पैट्रियार्कल सिस्टम है, उससे आजादी नहीं मिलती, तब तक पूरा समाज हमारा आजाद नहीं हो सकता। इसलिए हमको उनको जो है पितृसत्तात्मकता से अलग करना पड़ेगा और उनको अपने अधिकारों के लिए जागृत करना पड़ेगा, उनको एम्पावर करना पड़ेगा। जब तक महिला एम्पावर नहीं होंगी, जब तक देश एम्पावर नहीं हो सकता पूर्ण तरीके से। तीसरा रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो तीसरी क्रांति थी रंग भेद के विरुद्ध क्रांति, मतलब कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ क्रांति। लोहिया जी का मानना था कि किसी की चमड़ी का रंग, नस्ल या उसकी एथनिसिटी या जातीयता भेदभाव का आधार नहीं हो सकती। ये इंसानी गरिमा के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया में यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वेलिटी का नारा दिया। उन्होंने कहा यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वेलिटी होनी चाहिए, कोई भी ह्यूमन है वो सब बराबर है। चौथी अगर क्रांति की बात करें, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के खिलाफ क्रांति, मतलब उपनिवेशवाद और परतंत्रता के विरुद्ध क्रांति। मतलब ना ही हम किसी के अंडर में रह के काम करेंगे और आजादी से काम करेंगे। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी का ही नहीं बल्कि हर उस ताकत का विरोध किया जो किसी दूसरे देश पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। उनके लिए आजादी का मतलब सिर्फ झंडा बदलना नहीं बल्कि पूरी तरह से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से था, जिससे कि हक से एक सरकार चल सके। पांचवी क्रांति की बात की जाए तो इसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या आर्थिक असमानता के विरुद्ध क्रांति के बारे में बात की है। लोहिया जी का साफ कहना था कि जब तक अमीर और गरीब के बीच की एक खाई खत्म नहीं होती तब तक हमारा लोकतंत्र खोखला ही रहेगा। इसलिए उन्होंने रिसोर्सेज का सही बंटवारे और हर किसी को तरक्की के बराबर मौके देने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। ठीक है, जैसे कि जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक बेटर गवर्नेंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज जब अगर एक ही कुछ ही चंद लोगों के पास रहेंगे तो बाकी देश अगर जो है वो गरीबी की खाई में रहेगा तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। डेवलपमेंट केवल कुछ लोगों तक ही सीमित होगा, और जिसकी झलक आज भी हमको देखने को मिलती है जहां अगर हम इनकम इनक्वालिटी का ग्राफ देखते हैं। तो छठी क्रांति की बात करें तो छठी क्रांति जो है वह प्राइवेट प्रॉपर्टी की लिमिट तय करने पर है, मतलब निजी संपत्ति की सीमा की क्रांति। लोहिया जी का स्टैंड एकदम साफ था कि बेहिसाब निजी संपत्ति ही सामाजिक असमानता की असली वजह है। इसलिए उन्होंने दौलत के ढेर लगाने पर रोक लगाई और सोशल वेलफेयर को सबसे ऊपर रखने की बात कही। सातवीं जो क्रांति है वह क्या है? वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना, मतलब विश्व सरकार की स्थापना की क्रांति। लोहिया जी का विजन था कि देश की सरहदों से कहीं आगे था उनका विजन। वो जो है ग्लोबल लेवल पर शांति, न्याय और सहयोग के पक्षधर थे। उनका मानना था कि युद्ध, शोषण और दुनिया भर की गरीबी का परमानेंट सॉल्यूशन तभी मिल सकता है जब पूरी दुनिया जो है वह एक कॉमन ह्यूमन फ्रेमवर्क पर मिलकर काम करे। ठीक है, जब सभी लोग एक तरीके से काम करेंगे, समता आधारित व्यवस्था होगी जब, तभी जाकर क्या हो पाएगा, चीजें बेहतर हो पाएंगी और न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो सप्त क्रांति लोहिया जी के सोशलिस्ट जो थॉट है उसकी बुनियाद है, जो देश से लेकर दुनिया तक
एक इक्वालिटी और बराबरी की बात करती है और ऐसे समाज का संकल्प लेती है जहां पर सबको बराबर रूप से अधिकार मिले और जीने का हक हो। इसके बाद अगर हम देखें उनके प्रमुख नारे और विचार, पहला नारा अगर उनका देखें तो जो है, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। इसका क्या मतलब है? संसोपा मतलब उनकी जो पार्टी थी उससे संबंध है, संयुक्त सोशलिस्ट जो पार्टी थी उनकी उससे। तो जो उनकी पार्टी है उन्होंने गांठ बांधी, गांठ बांधी मतलब कि संकल्प लिया है कि जो पिछड़ा है, पिछड़ा मतलब कि ऐसे वर्ग जो वंचित हैं समाज में, ओबीसी, दलित, माइनॉरिटीज या महिलाएं, उनको 100 में से 60 मिलना चाहिए। 100 में से 60 मतलब 60% का हिस्सा जो है वह उनको मिलना चाहिए। तो सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों को राजनीतिक भागीदारी की उन्होंने इसमें बात की कि जब तक महिलाओं की लीडरशिप या इन लोगों की लीडरशिप या इनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में नहीं होगा, तब तक सही तरीके से हमारी जो पॉलिसीज हैं इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो इनका जब कंट्रीब्यूशन 60% होगा गवर्नमेंट में, तब जाके इनके बेहतर होने के चांसेस हैं। इसी का अगर बात करें आगे, तो सोशल जस्टिस और पिछड़े वर्गों की भागीदारी की उन्होंने इससे ऐसी लहर पैदा की कि सत्ता का रियल शेयर उन लोगों तक पहुंचे जो सदियों से पीछे रहे हैं। वही अगला उनका नारा जो था वो क्या है? अंग्रेजी हटाओ। अंग्रेजी हटाओ का नारा किसी भाषा के खिलाफ नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि इंडियन लैंग्वेजेस को एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन में उनका अधिकार मिले। उनका मानना था कि जब तक आम आदमी की भाषा पावर की भाषा नहीं होगी, तब तक डेमोक्रेसी सिर्फ एक दिखावा रहेगी। मतलब कि आप जैसे कि देखते हैं कि या कानून में देखते हैं या ज़्यादातर चीज़ें होती हैं वो हिंदी या इंग्लिश में होती हैं, बट अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो वह उस तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो अगर उनकी भाषा में ही अगर न्याय होगा या बात की जाएगी तो वह बेहतर तरीके से कानून को, देश को या सिस्टम को समझ पाएंगे। अगली है बात, दुनिया के मजदूरों एक हो, जो नेशनल बाउंड्रीज से ऊपर उठकर पूरे विश्व के श्रमिकों की एकजुटता की बात करता है। और उनका सबसे प्रभावशाली नारा था जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जिसमें उनकी पूरी सोशल फिलॉसफी छुपी हुई है। उनका मानना था कि जब तक कास्ट सिस्टम की दीवार नहीं टूटेगी, तब तक एक बराबर मानवता केंद्रित समाज का सपना अधूरा है। सही मायने में लोहिया जी के ये छोटे से शब्द गहरे विचारों का समंदर है, जो आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं जितने उनके समय में हुआ करते थे। कंक्लूजन की बात करें तो जो राम मनोहर लोहिया जी जो है, इंडियन सोशलिज्म के सबसे ओरिजिनल और फियरलेस थिंकर्स में से एक थे। उनका क्लियर मानना था कि सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम से डेमोक्रेसी कंप्लीट नहीं होती। जब तक सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तब तक डेमोक्रेसी इनकम्प्लीट है। लोहिया जी ने कास्ट सिस्टम, आर्थिक असमानता और लैंग्वेज डोमिनेशन जैसे मुद्दों का हमेशा खुलकर विरोध किया और पावर को एलिट लोगों के हाथों से निकालकर आम आदमी तक पहुंचाने की बात की। सप्त क्रांति और चौखंबा जैसे अवधारणाएं और जैसे सिद्धांत जो हैं उसके थ्रू उन्होंने बताया कि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी और जो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट जो है वह होनी चाहिए। वो बैकवर्ड क्लासेस, महिलाओं, लेबर्स के एम्पावरमेंट के बहुत बड़े सपोर्टर थे और उनके लिए पॉलिटिक्स महज सत्ता पाने का रास्ता नहीं, बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल था। आज भी लोहिया जी के आइडियाज इंक्लूसिव और पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए उतने ही रेलिवेंट हैं। इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं, बल्कि एक टाइमलेस रिवॉल्यूशनरी थिंकर थे। और इनके विचार हम आज भी देखने को मिलते हैं और इनकी कही गई बातें कहाँ तक हमको आज समाज में देखने को मिलती हैं वह आप खुद ही समझ सकते हैं। तो यहाँ हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।